फिर कह रहा हूँ कि 80 साल तक मैं लालटेन का ही झंडा ढोऊंगा। टिकट कभी तो मिलना या न मिलना ये हमारे नेता के हाथ में है। सेवा तो मैं राष्ट्रीय जनता दल का ही करूंगा। यानी जी, आप गोविंदगंज क्षेत्र से आते हैं। गोविंदगंज क्षेत्र में अरेराज भी आता है। बाबा सोमेश्वर नाथ की धरती है, बिहार का प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, धार्मिक स्थल है। यहाँ पे विभिन्न जिलों से लोग आते हैं। तो क्या लगता है गोविंदगंज का जो डेवलपमेंट गोविंदगंज इलाके का जो होना चाहिए वो हुआ कि नहीं हुआ, आपकी नजर में क्या है? देखिए, मैं विधानसभा की उम्मीदवारी के लिए राष्ट्रीय जनता दल से अपनी दावेदारी पिछले साल से पेश कर रहा हूँ। इस साल भी पेश किया है। कहा जाता है कि चंपारण जो है बीजेपी का गढ़ है, और दिखने में भी आता है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा के जिले की मैं बात करूं तो 12 विधानसभा सीट में अधिकतर जो है एनडीए के खाते में है। 3 ही जीत पाए थे इंडिया अलायंस। तो इस बार क्या लगता है कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, और ये जो दाग है कि भाजपा का गढ़ है ये धुलेगा इस बार? अच्छा, तो राजू पांडे का योगदान से ज्यादा यहाँ लालू यादव, तेजस्वी यादव की विचारधारा को पसंद करने वाले लोगों का योगदान है। हम तो उनके कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को तक उनकी बात को पहुंचाते हैं। अभी रथ के माध्यम बिल्कुल सारी महिलाएं उत्साहित हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए माताएं जो है सो इबादत कर रही हैं, माताएं जो है सो छठ व्रत कर रही हैं कि हमारा बेटा आएगा, हमें खाते में 25 हर महीना देगा। वृद्ध लोग कह रहे हैं कि हमारा बेटा पोता आएगा और 400 को 1500 करेगा। सब लोग दुआ कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के अरेराज में हूं। अरेराज सोमेश्वर नाथ की धरती है, यानी बिहार का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस वक्त मेरे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर राजू पांडे उर्फ राजेश कुमार पांडे, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे और बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे, योगेंद्र पांडे के पुत्र हैं। और मैं बता दूं कि ये राष्ट्रीय जनता दल से कई सालों से जुड़े हुए हैं, और पार्टी कैसे मजबूत हो पूरे चंपारण समेत गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। और मैं बता दूं 2025 विधानसभा चुनाव के लिए प्रबल दावेदार के रूप में इन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जमीन पे उतरकर आरजेडी के संगठन कैसे मजबूत हो इसकी पुरजोर कोशिश करते हैं। आज हम इनसे सुपर एक्सक्लूसिव में बात करेंगे और कई सवाल करेंगे, चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है और ये गोविंदगंज विधानसभा के संगठन प्रभारी भी हैं। हम इनसे बात करेंगे, चूंकि चंपारण को लेकर कहा जाता है कि चंपारण भाजपा का गढ़ है, यहाँ से हमेशा भाजपा के लोग ज्यादातर जीतते हैं। इन सब मुद्दे पे बात करेंगे। और गोविंदगंज विधानसभा में लगातार इनका जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से सीधा संवाद चल रहा है, हर जगह होर्डिंग पोस्टर भी लगा हुआ है। तो मैं इन सब मुद्दे पे भी सवाल करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा क्या राजू पांडे जी सच में 2025 में ताल ठोकने के लिए तैयार है। न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत राजू पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत, और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, आदाब और सलाम। बड़ी खूबसूरत विरासत है पॉलिटिक्स की। आपके पिताजी बिहार के एक दिग्गज नेता योगेंद्र पांडे, जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, उन्हीं का देन है कि अरेराज जैसे धार्मिक स्थल को अनुमंडल का दर्जा मिला, संग्रामपुर को प्रखंड का दर्जा मिला। काफी अपने समय उन्होंने काम किया, और कहा जाता है कि उनके बाद वैसा विधायक फिर यहाँ नहीं मिला जो गोविंदगंज की तरक्की करा सके। जी बिल्कुल, आज मैं जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी थोड़ा बहुत क्षेत्र में कर पा रहा हूँ, वो अपने पिताश्री स्वर्गीय योगेंद्र पांडे के आशीर्वाद से। जैसा कि आपने कहा कि अरेराज को अनुमंडल के साथ साथ एक अरेराज अनुमंडल बनने से नगर पंचायत का निर्माण होना, उसके बाद व्यवहार न्यायालय का निर्माण होना, जिसमें आज हजारों लोग रोजगार के रूप में काम कर रहे हैं वहाँ पर। मेरे पिताजी ने संग्रामपुर को ब्लॉक बनवाया। तमाम ऐसे कार्य थे। उस समय विधायक निधि कोष बहुत कम हुआ करता था आज के ज़माने में। उस कम संसाधन में भी जो उन्होंने गली गली सोलिंग ईंटों की कराई। आज भी लोग अगर जाता हूं तो लोग कहते हैं कि ये जो काम हुआ, उनके काम का विकास का रिपेयरिंग नहीं हुआ। तो ये जनता कहती है। मैं अभी बहुत छोटा हूं किसी के काम को अंक देने में, इसलिए ये तो जनता ही बताएगी कि उनके विकास का रिपेयरिंग हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। चंपारण की राजनीति, तब हम लोग छोटे थे, चंपारण की राजनीति हो या बिहार की राजनीति में योगेंद्र पांडे का एक बड़ा नाम था, और आप उनके पुत्र हैं। खुद को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मैंने बोला कि आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उस महापुरुष के आशीर्वाद से हूँ। उनके बनाए रास्तों पे चलने का कोशिश कर रहा हूँ।
उतना बड़ा तो हूँ नहीं कि उनके जैसा काम कर सकूं या उनका जैसा कुछ अभी कर सकूं, लेकिन जो उन्होंने किया है बस उसको झाड़ने पोंछने का काम करने में लगा हूँ, बाकी यहाँ की जनता बताएगी। अच्छा, पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, बड़ा चुनौती है आज के माहौल में, और पिता के अधूरे सपने को पूरा करना है, और कई सालों से पार्टी संगठन यानी आरजेडी की संगठन के लिए आप काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि राजेश जी को अब चुनाव में आना चाहिए और मौका लेके पिता के अधूरे सपने जो इस क्षेत्र में रह गए हैं विकास के, मामले उसको पूरा करना है। जी बिल्कुल, मैं विधानसभा की उम्मीदवारी के लिए राष्ट्रीय जनता दल से अपनी दावेदारी पिछले साल से पेश कर रहा हूँ, इस साल भी पेश किया है। गठबंधन की राजनीति में ये सीट पिछली बार हमारे सहयोगी दलों को जा रही है। हम मांग कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी, हमारे सभी लोग और मांग कर रहे हैं कि ये सीट हमारे राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाए। यहाँ से हमारे आलाकमान ने हमें आश्वासन दिया है कि हाँ, इस पे विचार किया जाएगा। बाकी तो निर्णय उन्हीं के ऊपर है। अगर राष्ट्रीय जनता दल मुझे यहाँ से अपना सिंबल देता है, चुनाव लड़ाता है, तो मैं यहाँ वादा करता हूँ कि जनता की जो भी पिताजी के सपने अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। देखिए, कहा जाता है कहीं ना कहीं क्षेत्र में आपकी ये चर्चाएं होती है कि एक ईमानदार पॉलिटिकल बॉडी है राजू पांडे, जिस पार्टी से जुड़े और आपके पिता जिस पार्टी से जुड़े उसी पार्टी के नैया को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी देखा जाता है कि पिता किसी और पार्टी में थे तो मैं अपना फ्यूचर चमकाने के लिए किसी और पार्टी में चला गया, लेकिन और पार्टी ने आपने कई बार टिकट का प्रयास भी किया, आपने जिक्र किया, नहीं टिकट मिलने के बावजूद भी ईमानदारी पूर्वक आप पार्टी से जुड़े रहे, एक तरह से आरजेडी के लिए आप समर्पित कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, मैं आपको आज आपके न्यूज टाइम्स के माध्यम से भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि टिकट इज सेकेंडरी थिंग है मेरे लिए। हमारे पिताजी ने शुरू से लालू यादव के विचारधारा पे काम किया। चुनाव हारने के बाद सक्रिय राजनीति से वो कुछ साल दूर रहे, फिर भी वो लालू यादव के जो भी उम्मीदवार आते थे, आप उन्हीं के मंच पे देखेंगे या जो भी क्रियाकलाप उनके होते थे पिताजी के, वो राजद के साथी होते थे। हमने देखा है, हमें बताते थे लालू जी से अपने संबंधों को, हमने देखा भी है लालू जी से उनके संबंध को। आज उन्हीं के संबंध से हमें वहाँ से लालू यादव के परिवार से या हर जगह से सम्मान मिलता है, इस दल के लोगों से सम्मान मिलता है, जो बहुत अच्छा लगता है हमको कि पिताजी ने जो काम किया उसका सम्मान आज मुझे भी मिल रहा है। और टिकट की बात जहाँ तक है, तो मैंने लालू यादव जी से भी कहा था, इस चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि 80 साल तक मैं लालटेन का ही झंडा ढोऊंगा। टिकट कभी तो मिलना या न मिलना ये हमारे नेता के हाथ में है, सेवा तो मैं राष्ट्रीय जनता दल का ही करूंगा। यानी आरजेडी के साथ जुड़ने का मकसद पार्टी की सेवा करना, कोई खुदगर्जी नहीं है, मेहनताना जब मिले उसका इंतजार है। जी बिल्कुल, जो पिताजी को सम्मान लालू यादव ने दिया और आज भी जो मेरे परिवार को वो सम्मान दे रहे हैं, उस सम्मान के बदले इस जन्म तो उनकी सेवा करता रहूंगा मैं। अच्छा राजू जी, आप गोविंदगंज क्षेत्र से आते हैं, गोविंदगंज क्षेत्र में अरेराज भी आता है, बाबा सोमेश्वर नाथ की धरती है, बिहार का प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, धार्मिक स्थल है, यहाँ पे विभिन्न जिलों से लोग आते हैं। तो क्या लगता है गोविंदगंज का जो डेवलपमेंट गोविंदगंज इलाके का जो होना चाहिए वो हुआ कि नहीं हुआ, आपकी नज़र में क्या है? देखिए, समय के अनुसार सारी परिस्थितियां बदली हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि सरकारों ने काम करना शुरू किया, योजनाएं आनी शुरू ही करना है। अब गली पक्की नली तो ये करना ही करना है, मुखिया को अलग करना है, विधायक को अलग करना है, सांसद साहब को अलग करना है, राज्यसभा सांसद को अलग करना है, तो योजनाएं इस समय ज़्यादा आ गई हैं। तो काम तो पहले आप अगर 1947 के भारत में और 2025 के भारत में अंतर तो देखेंगे, काम तो ही है। उसी प्रकार गोविंदगंज में मूलभूत जो वो कार्य हैं, जो सरकार कराती हैं, वो होती रहती हैं, लेकिन जो यहाँ के बेसिक नीड्स हैं, जैसे किसानों को बारिश देवता का यहाँ पे प्रकोप हो गया है कि बारिश यहाँ बहुत कम हो रही है आजकल राज्य में, लेकिन किसानों को समय से खाद मिल जाए, नहर में पानी आ जाए। यहाँ हमारे यहाँ बड़ी समस्या है कि नहर में पानी नहीं आता है, बारिश हो नहीं, नहर में पानी नहीं आए, फिर किसान का तो प्रॉब्लम है। ऐसे मुद्दे उठने चाहिए। विद्यालय हैं, विद्यालयों को प्राइवेट स्कूल में न जा करके लोग सरकारी स्कूल की तरफ जाएं, इस पे काम होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग न जाएं, सरकारी अस्पतालों में लोग जाएं, इस पे काम होना चाहिए। ये सब कुछ काम है जिनको करने की जरूरत है। अच्छा, अगर पार्टी आप पे भरोसा करती है, आपको चुनाव में लड़ाती है, चुनाव जीतकर आप कामयाब हो जाते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता राजू पांडे जी के लिए गोविंदगंज क्षेत्र में क्या रहेगा? सबसे पहले अगर
पार्टी मुझे उस लायक समझती है, मुझे चुनाव लड़ाती है और जनता उस लायक समझती है कि मुझे जिताती है, तो मेरा सबसे पहला काम होगा जो पिताजी ने जहाँ से उस चीज़ को छोड़ा था, अनुमंडल बनाने के बाद राज्य को जिला बनाने की मांग युद्ध स्तर पे करना और सरकार से मांग करके इसको जिला बनवाना, ये हमारे सबसे ये तो प्राथमिकता पहली प्राथमिकता है। सबसे पिता ने अनुमंडल बनाया तो बेटे ने जिला का मांग करूंगा और अंतिम सांस तक इसकी मांग करता रहूंगा। एकदम, ये आपका पहला प्रायोरिटी है। जी, बहुत पहली प्राथमिकता है। अच्छा सर, कहा जाता है कि चंपारण जो है बीजेपी का गढ़ है और दिखने में भी आता है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा के सॉरी जिले की मैं बात करूं तो 12 विधानसभा सीट में अधिकतर जो है एनडीए के खाते में है, 3 ही जीत पाए थे इंडिया अलायंस। तो इस बार क्या लगता है कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और ये जो दाग है कि भाजपा का गढ़ है ये धुलेगा इस बार? अच्छा, मैं आपको आंकड़ों से बताता हूँ आपको। मैं बाकी विधानसभा उतना बड़ा स्तर का नेता नहीं हूँ कि बाकी विधानसभाओं का विश्लेषण बता सकूं और पूरे जिले का विश्लेषण। मैं विधानसभा गोविंदगंज विधानसभा की बात करता हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2020 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनावों में गोविंदगंज में पिछली बार जो 2019 का चुनाव बोलूंगा, शायद आपको विश्वास हो या ना हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि चैनल पे आप डाटा उठाएं और देखें कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का लीड गोविंदगंज विधानसभा से कितना था और इस बार 2025 में गोविंदगंज विधानसभा से भाजपा का लीड कितना है। अब उसके बाद आप मार्किंग करके दर्शकों को बताएं कि क्या ये भाजपा का गढ़ रहा अभी तक। नहीं, ये तो खबर है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ गोविंदगंज, जहां कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर लोग बीजेपी को वोट करते हैं, इस बार जो है अंतर जो है काफी डाउन हुआ है। हाँ, बहुत डाउन हुआ है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राजू पांडे जी का अहम योगदान है, क्योंकि आप इस इलाके से आते हैं। राजू पांडे का योगदान से ज्यादा यहाँ लालू यादव, तेजस्वी यादव की विचारधारा को पसंद करने वाले लोगों का योगदान है। हम तो उनके कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को तक उनकी बात को पहुंचाते हैं। अभी रथ के माध्यम से हम माई बहन योजना का प्रचार कर रहे हैं कि सरकार बनने पर माननीय नेता का जो है सो योजनाएं लागू होने वाली है। 2500 रुपया माई बहन को मिलना, 1500 रुपया पेंशन हो जाना, दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी होना। उन्होंने जो 17 महीने में जो काम किया तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनते हुए, उस काम को हम घर घर घुमा रहे हैं, घर घर लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे और मजबूत हम अपनी पार्टी को कर सकें। हाँ, चूंकि अब यहाँ हमारा विधायक नहीं है और हम यहाँ आंकड़ों में हम पीछे रहते रहे हैं, तो हम बड़बोलापन तो कह नहीं सकते कि नहीं हम भाजपा से मजबूत हैं सर, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हम थोड़े कमजोर हैं, लेकिन कमजोर थे अब मजबूत हो रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। अच्छा, माई बहन मान योजना मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है तेजस्वी जी के द्वारा ही। लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव से इतना दिन पहले ये घोषणा कर देना, प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2000 से 2500, पेंशन 400 से 1500, 400 से 1500, दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी, उसके बाद से आपको बिजली 200 यूनिट फ्री, ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। तो क्या इस जमीन पे आप लोग इस चीज को बुला रहे हैं, महिलाओं तक इस बात को पहुंचा? बिल्कुल बिल्कुल, सारी महिलाएं उत्साहित हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए माताएं जो है सो इबादत कर रही हैं, माताएं जो है सो छठ व्रत कर रही हैं कि हमारा बेटा आएगा, हमें खाते में 25 हर महीना देगा। वृद्ध लोग कह रहे हैं कि हमारा बेटा पोता आएगा और 400 को 1500 करेगा। सब लोग दुआ कर रहे हैं। लोग जो बिजली की मार से जो लोग दुखी हैं, वो लोग दुआ कर रहे हैं कि कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री का मतलब समझ रहे हैं, एक मध्यम से और एक गरीब स्तर वाले लोगों का महीने का बिजली फ्री हो जाएगा। अच्छा, मैं जब आपके क्षेत्र में आया, मैं सुबह से प्लानिंग था कि मुझे आज आके आपका इंटरव्यू करना है, तो एक जगह गोविंदगंज के आसपास ही जो थाना इलाका है उसके आसपास एक चौक पे मैं कई लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड पता करके चलो। तो लोग आपकी काफी तारीफ कर रहे थे और एक बात बता रहे थे कि राजू पांडे जी के अंदर ईगो और घमंड नहीं है, इतनी बड़ी खूबसूरत राजनीतिक परिवार है, विरासत है, लेकिन घमंड एक जरा नहीं है, एक बिहेवियर इंसान है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है उन तमाम जनता का, और मेरी कोशिश रही कि आजीवन इसी व्यवहार और इसी चरित्र के साथ जिंदा रहूं। अच्छा, अब तो लगातार निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है कि 2025 बिल्कुल बिल्कुल आश्वासन मिला है। अगर ये सीट गठबंधन में हमारे खाते में जाती है हमारे दल के, तो मेरी दावेदारी मजबूत है। बाकी अब तो आला कमान जो भी नहीं, उसके बावजूद अगर आला कमान किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी दल को, किसी को निर्णय करके यहाँ भेजता है, उसके साथ तन मन धन से लग जाना है। मतलब डंके की चोट पे एकदम, कोई जोरी नहीं कि अगर मुझे नहीं मिला तो दूसरे को मिला, तो नाराजगी वाली बात नहीं, 80 साल तक नाराजगी वाली बात नहीं है, ईमानदारी के साथ मेहनत जी।
अच्छा, और मैं ये जानना चाहूंगा कि राजू जी जो है आपके पिता ऐसे कुछ काम किए जो अधूरे रह गए, जिसको आपके मन में चल रहा है कि इस काम को भी मुझे करना है और पिता को एक सच्ची श्रद्धांजलि पेश करना है? जी, उनका एक सपना था, बोला ना, जिस समय अलरिया अनुमंडल का उद्घाटन कार्यक्रम था, उस समय आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मन से ये बात बोला था कि जो अगला चुनाव आ रहा है, आप उस चुनाव में जब फिर जो मतलब पिताजी के लिए पक्ष में कहा था कि आएंगे तो इस बार, अगली बार आएंगे तो उद्घाटन जिला का करके जाएंगे। संयोग से पिताजी हमारे चुनाव हार गए। हारने के बाद फिर किसी किसी ने इस चीज़ को उस ढंग से क्या हुआ, अब ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधि बताएंगे, लेकिन उस चीज़ को, चूंकि वो मेरे अंतरात्मा से जुड़ी हुई है और मैंने सुना है कि लालू जी ने एक कमिटमेंट भी किया था कि मैं जिला बनाऊंगा, तो ये मैंने अपने नेता तेजस्वी यादव को उस कमिटमेंट को याद दिलाऊंगा और बोलूंगा कि सर, उनके सपना है, दोनों पिताजी का सपना को पूरा कर दीजिए। 2025 में क्या लग रहा है राजू जी, बिहार में तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? बिल्कुल तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है और बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और यहाँ से हम एक गोविंदगंज विधानसभा भी होगा उसकी उनकी झोली। बिल्कुल, भगवान से तो यही उम्मीद है, इस बार लग तो रहा है कि हम लोग यहाँ से भी राजद का लालटेन जलेगा। देखिए, टिकट मिले ना मिले तो वक्त बताएगा, लेकिन पब्लिक में लोकप्रियता आपकी है गोविंदगंज की। बहुत बहुत धन्यवाद है, आश्वासन है हमें और हम काम कर रहे हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे क्या होता है, इसको हम नेता के निर्णय के खिलाफ नहीं कुछ जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। इस क्लिप को आप आज की रखिएगा। पॉलिटिक्स में आज ये नहीं, बहुत बड़ी बात है, जहां पे लोग विचारधारा से समझौता कर ले रहे हैं सिर्फ पद और पोस्ट के लिए कि मुझे कहां से एमपी एमएलए बनना है, टिकट मिल जाए, मुझे पार्टी से परहेज नहीं है, विचारधारा से परहेज नहीं है। और ऐसे में अगर राजू पांडे इस तरह की बात करें तो बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, जातिवाद राजनीति के यहाँ में मैं हमेशा इन चीज़ों से दूर रहा हूँ। मेरा परिवार, मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाई है कि सब धर्म के लोग बराबर हैं, सब जाति के लोग बराबर हैं। आज मेरे साथ रहने वाले जो मेरा सारथी है, हर अलग अलग बिरादरी के लोग मेरे साथ हैं और सब मेरे साथ जान देने के लिए सब सक्रिय रहते हैं। इसलिए मैं पिताजी के बताए रास्ते से एक डेग पीछे नहीं हटने वाला हूँ भाई। अच्छा सर, आप तो अपना राजनीतिक गुरु अपने पिता को ही मानते हैं, तो क्या मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो जन संवाद चल रहा है, लोगों से मुलाकात हो रही है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत, हमारे यहाँ भी हमारे नेता आए थे, तेजस्वी जी का जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ। हम लोगों से, लोग काफी इच्छुक हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और इस सरकार को बदलने के लिए काफी इच्छुक हैं। आप क्षेत्र में जाएं, कहीं जाएं, लोगों की इच्छा है कि इस बार तेजस्वी यादव को मौका मिल जाए। अच्छा, मेरे माध्यम से गोविंदगंज की महान जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? आपके माध्यम से गोविंदगंज की महान जनता को मेरा सिर्फ इतना ही अपील है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव की सरकार बनाएं। उनके सरकार बनने के बाद 2500 माई बहन योजना, दिव्यांग पेंशन, 400 पेंशन से 1500 पेंशन, तमाम योजनाएं आने वाली हैं जो आपके और आपके परिवार को खुशियों की डोली से भर देगी। इसलिए इस बार माननीय नेता को मुख्यमंत्री बनाने में आप चूके नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है राजू पांडे उर्फ राजेश पांडे, जो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और पार्टी कैसे मजबूत हो, संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और गोविंदगंज के विधानसभा संगठन प्रभारी भी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, पहली प्राथमिकता इनकी है और गोविंदगंज की तरक्की हो, इसकी पुरजोर कोशिश करेंगे। अफसर कमाल, न्यूज टाइम्स, अरेराज।